दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रासायनिक बंध यानी कि केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। केमिकल बॉन्डिंग कितने प्रकार के होते हैं और प्रत्येक केमिकल बॉन्डिंग के लिए क्या रूल है, जिसमें कि हम सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो कि है अष्टक का नियम, ऑक्टेंट रूल। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रासायनिक आबंधन यानी कि केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। तो समान और भिन्न प्रकार के तत्वों के परमाणु आपस में मिलकर रासायनिक बंध बनाते हैं। तो रासायनिक बंध होता क्या है? रासायनिक बंध वह बंध है जो कि समान प्रकार के परमाणुओं या भिन्न प्रकार के परमाणुओं के बीच बनता है। जैसे यदि हम बात करें O2 की, तो O2 में समान प्रकार के दो ऑक्सीजन आपस में जुड़े हैं। वहीं बात करें हम NaCl की, तो इसमें एक परमाणु Na का है और दूसरा परमाणु Cl का है। यानी कि रासायनिक बंध समान प्रकार के परमाणुओं के बीच भी बन सकता है और भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं के बीच भी बन सकता है। जब समान या भिन्न प्रकार के परमाणु संयोग करते हैं तो वे अपने संयोजी कोष में अष्टक पूरा करते हैं। अष्टक पूरा करने के लिए तत्व आदर्श गैस के विन्यास को ग्रहण करते हैं। ऐसे परमाणु या तो इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन देते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन लेते हैं, और इस प्रकार से ये अष्टक नियम का पालन करते हैं। तो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि ये अष्टक होता क्या है या अष्टक का नियम होता क्या है। तो आइए पहले हम अष्टक का नियम जानते हैं, फिर आगे रासायनिक बंध और उसके प्रकार के बारे में हम लोग जानेंगे। तो यदि हम बात करें अष्टक नियम की, जिसे हम लुईस का अष्टक नियम भी कहते हैं, इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक तत्व अपने संयोजी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके अधिक स्थायित्व अर्थात निकटतम अक्रिय गैस के विन्यास को प्राप्त करने की प्रवृत्ति रखते हैं, और जिसके कारण ही रासायनिक बंध बनते हैं। आइए मैं आपको एनिमेशन के थ्रू समझाता हूं कि अष्टक नियम क्या कहता है और कैसे कोई तत्व अपने बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन रखकर अपने निकटतम अक्रिय गैस को प्राप्त करता है। भी अक्रिय गैस होते हैं उनके बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हीलियम को छोड़कर। तो आप टेबल में देख सकते हैं कि हीलियम के बाहरी कोष में केवल 2 इलेक्ट्रॉन है, बाकी जितने भी आपके अक्रिय गैस है उनके बाह्य कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अक्रिय गैसों के बाह्य कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण ये मोर स्टेबल होते हैं, अधिक स्थायी होते हैं, और इसलिए ये निष्क्रिय होते हैं। आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि तत्वों के बाहरी कोष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन, और इसे हम डॉट से दिखाते हैं, और इसे हम इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना या फिर लेविस डॉट संरचना भी कहते हैं। तो लेविस डॉट संरचना या स्ट्रक्चर आपके एग्जाम में आता है। तो लेविस डॉट संरचना कोई अलग संरचना नहीं है। जब हम किसी परमाणु के बाह्य कोष के इलेक्ट्रॉन को निरूपित करते हैं डॉट के थ्रू, उसे ही हम बोलते हैं लेविस डॉट संरचना। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं कि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2-5, यानी कि K कोष में 2 इलेक्ट्रॉन और L कोष में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो बाहरी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके जो संयोजी इलेक्ट्रॉन वो है कितने? 5। तो जब हम किसी परमाणु के बाह्य कोष के इलेक्ट्रॉन को डॉट के रूप में निरूपित करते हैं, जैसा कि आप नाइट्रोजन का देख सकते हैं, नाइट्रोजन के बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। तो संयोजी कोष के जो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब हम उन्हें डॉट के रूप में निरूपित करते हैं तत्व के चारों ओर, उसे ही हम लेविस डॉट संरचना कहते हैं। जैसा कि आप नीचे की ओर नाइट्रोजन का देख सकते हैं, नाइट्रोजन के बाहरी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए उसके चारों तरफ 5 इलेक्ट्रॉन को डॉट के रूप में प्रदर्शित किया गया है। तो आइए फिर से हम बात करते हैं अक्रिय गैसों के बारे में। क्यों करेंगे? क्योंकि कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो मुझे आपको बताना है। तो यदि हम बात करें पहले आर्गन के बारे में, जिसे हम Ar से प्रदर्शित करते हैं, तो इसके बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और सभी इलेक्ट्रॉन जोड़ों में होते हैं, यानी कि ये पेयर बनाकर होते हैं, और चारों ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। यानी कि आर्गन के इलेक्ट्रॉन के चारों ओर इलेक्ट्रॉनों की 4 जोड़ियां बन रही हैं, और सभी अक्रिय गैसों की जो लेविस संरचना होती है वो एक ही जैसी होती है। यानी कि आप सभी में देख सकते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन है और ये 4 जोड़ों में है, परंतु हीलियम को छोड़कर। हीलियम के बाह्य कोष में केवल 1 जोड़ी इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। तो अक्रिय गैसों के बाह्य कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण वो बहुत अधिक स्थायी होते हैं, यानी कि जितने भी अक्रिय गैस होते हैं वो बहुत अधिक स्थायी होते हैं, जिसके कारण वो किसी से भी अभिक्रिया नहीं करते। अब यदि हम बात करें अष्टक नियम की, तो जितने भी परमाणु होते हैं अक्रिय गैसों के समान विन्यास बनाने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन को
ग्रहण करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके या फिर ग्रहण करके ये अनस्टेबल हो जाते हैं और अनस्टेबल होने की वजह से ये बहुत जल्दी किसी और से अभिक्रिया कर लेते हैं और अभिक्रिया करके रासायनिक बंध बनाते हैं। आइए उदाहरण के थ्रू समझते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कैल्शियम है, कैल्शियम के बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके अपने बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन को रखता है, यानी कि अष्टक नियम का पालन करता है। वही बात करें हम क्लोरीन की, तो क्लोरीन के बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लेकर अपने अष्टक को पूरा करता है। तो इस प्रकार से ऑक्टेट रूल आया और इस प्रकार से जाना गया कि कैसे कोई परमाणु आपस में जुड़ते हैं। तो यदि हम ऑक्टेट रूल को समझे तो ऑक्टेट रूल ये कहता है कि कोई भी परमाणु अपने बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है या फिर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और इस प्रकार से वो अपने निकटतम अक्रिय गैस की संरचना प्राप्त करता है और अपने बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन करते ही ये स्थायित्व को प्राप्त कर लेते हैं। हाइड्रोजन को छोड़ दिया जाए तो हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जो अपने बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन न करके सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन भर पाता है। तो ऐसे कुछ तत्व भी हैं जिनके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो पाते। तो आगे जब हम अष्टक नियम के अपवाद पढ़ेंगे तो वहां पर मैं आपको हर एक पॉइंट को समझाऊंगा। अब यहाँ पर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ने बताया था कि कैसे कोई तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग करके या ग्रहण करके निकटतम अक्रिय गैस को प्राप्त करता है। मैं आपको ये भी पॉइंट समझा देता हूँ। जैसा कि हम क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानते हैं 2, 8, 7, यानी कि इसके वैलेंसी सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यदि अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, जैसा कि आप राइट साइड फिगर में देख सकते हैं कि यदि ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो इसके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। और मैंने पीछे आपको बताया था कि जब भी किसी तत्व के बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अक्रिय गैस हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम क्लोरीन का देखें तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था 2, 8, 7। अब जब वो 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो हो गया 2, 8, 8 और 2, 8, 8 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसकी है? आर्गन की, क्योंकि आर्गन का परमाणु क्रमांक है 18 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2, 8, 8। इस प्रकार क्लोरीन के निकटतम अक्रिय गैस कौन है? आर्गन है। तो इस प्रकार क्लोरीन गैस 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके आर्गन के समान इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर लेता है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2, 8, 8। तो ये तो बात हुई रासायनिक बंध और अष्टक नियम के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं रासायनिक बंध के प्रकार के बारे में और जानेंगे कि रासायनिक बंध कितने प्रकार के होते हैं। तो रासायनिक बंध मुख्य रूप से कुल 3 प्रकार के होते हैं। पहला है विद्युत संयोजक बंध, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या फिर इसे आयनिक बंध भी कहा जाता है। वही बात करें दूसरे बंध की तो दूसरा बंध है सहसंयोजक बंध, जिसे इंग्लिश बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। और तीसरा है उप सहसंयोजक बंध, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इन तीनों के अलावा भी कुछ बॉन्ड होते हैं जो कि बहुत कमजोर होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन बंध, वान डेर वाल्स बंध। तो इन सब बंध के बारे में भी आगे हम लोग जानेंगे। तो यदि हम बात करें आयनिक बंध की तो आयनिक बंध इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से बनता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन देता है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन लेता है। तो यहाँ पर प्लस और माइनस यानी कि धन आवेश और ऋण आवेश बनते हैं, इसलिए इसे हम आयनिक बंध कहते हैं। वही बात करें हम सहसंयोजक बंध की तो सहसंयोजक बंध में इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, यानी कि 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन देके इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं। यानी कि यदि एक परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो दूसरा भी परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन देगा, यदि एक परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन दिया तो दूसरा परमाणु भी 2 इलेक्ट्रॉन देगा। तो इस तरह से बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन को ये साझा करके ये बंध बनाते हैं। तो यदि अगर 1 इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं तो सिंगल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन का करते हैं डबल बॉन्ड, 3 इलेक्ट्रॉन का करते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड। तो इसके बारे में जब हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे तो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। तीसरा है उप सहसंयोजक बंध, जो कि एक प्रकार का सहसंयोजक बंध है जिसमें कि एक परमाणु दूसरे परमाणु को जोड़ों में इलेक्ट्रॉन देता है। तो याद रखिएगा इसमें क्या होता है, जोड़ों में इलेक्ट्रॉन दिया जाता है। तो इसमें होता क्या है कि एक परमाणु अपने जोड़ों के इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु को देता है। तो इस तरह का बंध कहलाता है उप सहसंयोजक बंध। तो रासायनिक बंध मुख्य रूप से कुल 3 प्रकार के होते हैं। पहला है विद्युत संयोजक बंध, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या फिर इसे आयनिक बंध भी कहा जाता है। वही बात करें दूसरे बंध की तो दूसरा बंध है सहसंयोजक बंध, जिसे इंग्लिश बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। और तीसरा है उप सहसंयोजक बंध, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आयनिक बंध की, जिसे हम विद्युत संयोजक बंध और इंग्लिश में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या फिर आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं।
तो आयनिक बंध की व्याख्या सर्वप्रथम कोसल ने की थी और उन्होंने बताया था कि परमाणुओं के मध्य जब इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण स्थानांतरण होता है तो उससे जो बंध बनता है उसे हम आयनिक बंध कहते हैं। तो विद्युत संयोजी बंध के बनने में किसी परमाणुओं द्वारा ग्रहण किया गया अथवा त्याग किया गया इलेक्ट्रॉन की संख्या उसकी विद्युत संयोजकता को प्रदर्शित करता है। यानी कि यदि कोई तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है या फिर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो वो डिपेंड करता है उसकी वैलेंसी पर, उसकी संयोजकता पर। और कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करके या फिर ग्रहण करके अपने निकटतम अक्रिय गैस की विन्यास को प्राप्त करता है, जैसा कि मैंने आपको अष्टक नियम में बताया था। तो मैं आपको सिंपली बता देता हूं कि आयनिक बंध में होता क्या है। आयनिक बंध में दो तत्वों के बीच इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। एक तत्व इलेक्ट्रॉन देता है, जो इलेक्ट्रॉन देता है उसके ऊपर धन आवेश और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसके ऊपर ऋण आवेश होता है। तो आयनिक बंध में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है और इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप आयनिक बंध बनते हैं। और यहाँ पे मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ कि जब भी आयनिक बंध बनता है तो भिन्न प्रकार के परमाणुओं के मध्य बनता है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज है कि ये आपके धातु और अधातु के बीच बनता है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन देने वाला तत्व होता है वो होता है धातु और जो इलेक्ट्रॉन लेने वाला तत्व होता है वो होता है अधातु। और दोनों तत्व के विद्युत ऋणात्मकता का जो अंतर होता है यानी कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस जो होता है वो बहुत अधिक होता है। यानी कि जो धन आवेश वाला परमाणु है उसकी विद्युत ऋणात्मकता बहुत कम होती है, जबकि जो ऋण आवेशित वाला परमाणु होता है उसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है। तभी वो क्या करता है कि धन आवेश के इलेक्ट्रॉन को लेता है। तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है मैं आपको आवर्त सारणी वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा। तो आइए हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि आयनिक बंध होता है क्या। तो हमारे पास ए एक तत्व है जो कि इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। तो जब भी कोई तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उसके ऊपर धन आवेश होता है और जितना इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उतना ही धन आवेश होता है। अब ये धन आवेश कैसे बनता है वो डिपेंड करता है उसकी संयोजकता पर। और मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज बता देना चाहता हूँ कि कोई भी तत्व जिनके बाहरी कोश में 1, 2 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जनरली इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं और जिनके बाहरी कोश में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं। तो ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ पर एक तत्व है ए जो कि इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है और एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धन आवेश बना रहा है। वही बात करें हम दूसरे तत्व बी की, तो जो बी है वो इलेक्ट्रॉन लेता है, यानी कि जो ए ने इलेक्ट्रॉन त्यागा वो इलेक्ट्रॉन बी ग्रहण करता है। और जब भी कोई तत्व इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसके ऊपर ऋण आवेश होता है। तो जैसे कि ए का इलेक्ट्रॉन जो है वो बी ले लेगा और बी इलेक्ट्रॉन लेकर ऋण आवेश बनाएगा और जितना इलेक्ट्रॉन लेगा उतना ही ऋण आवेश बनाता है। जैसे यदि हम बात करें सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl की, तो इसमें आयनिक बंध बनता है। कैसे बनता है मैं बता देता हूँ। सोडियम जिसका परमाणु क्रमांक 11, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2, 8, 1। तो इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन है तो सिर्फ हम 1 इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे। आप याद रखिएगा लेविस डार्ट संरचना में बाहरी कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही दिखाया जाता है। तो सोडियम के बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है इसलिए हम डॉट के थ्रू इसको दिखाएंगे। और चूंकि मैंने आपको बता रखा है अष्टक नियम में कि किसी भी तत्व के बाहरी कोश में यदि 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसकी संयोजकता 1 होती है। तो सोडियम क्या करेगा, आसानी से 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके अष्टक को प्राप्त कर लेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद इसका विन्यास क्या हो गया, 2, 8, और ये अपने निकटतम अक्रिय गैस नियॉन को प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है तो इसलिए इसके ऊपर एक धन आवेश है। अब बात करते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17, 2, 8, 7। अब क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख रहे हैं 2, 8, 7 है तो इसके बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसकी भी संयोजकता 1 है। तो लेविस डार्ट संरचना के थ्रू हम यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के बाहरी कोश में दिखाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन को ही दिखाते हैं। तो इसके बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है इसलिए हम 7 इलेक्ट्रॉन को दिखाएंगे। तो इसके बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता 1 है। यदि ये 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम का ले ले तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये क्या करता है, सोडियम द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन को ले लेता है और बना लेता है Cl-। तो इस तरह से क्लोरीन पर एक निगेटिव चार्ज बन जाता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है 2, 8, 8। अब दोनों को हम मिलाकर अगर नीचे की तरफ रिएक्शन को देखें तो सोडियम के बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है वो त्याग किया, क्लोरीन लिया और क्लोरीन के बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये पूरी प्रक्रिया को मैं आपको एनिमेशन के थ्रू समझा रहा हूँ। अगर एनिमेशन के थ्रू आप देखते हैं तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो आइए एनिमेशन के थ्रू समझते हैं।
तो जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया था कि जो आयनिक बॉन्ड होता है वो धातु और अधातु यानी कि मेटल और नॉन मेटल के बीच बनता है। अब यदि हम उदाहरण की बात करें तो उदाहरण के रूप में हम लिख सकते हैं NaCl, जैसा कि मैंने पीछे भी आपको NaCl के द्वारा समझाया है कि कौन इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, कौन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं सोडियम क्लोराइड की। तो सोडियम क्लोराइड नाम में ही आपको क्लियर हो रहा है कि इसमें सोडियम और क्लोरीन है। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, इसके अंदर वाले कोष K में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8 इलेक्ट्रॉन और M में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसा कि एनिमेशन में आप देख सकते हैं। तो अब ये क्या कहता है, 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है जो कि बाहरी कोष में है। वही बात करें हम क्लोरीन की, जिसका परमाणु क्रमांक है 17। यदि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो K कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8 इलेक्ट्रॉन और M में जो कि बाहरी कोष में है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसा कि एनिमेशन में आप देख सकते हैं। तो इसके बाहरी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है। यदि यह सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन ले ले तो सबसे बाहरी कोष में आप देख रहे हैं 1 इलेक्ट्रॉन है, सोडियम क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और सोडियम के भी बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इस तरह से ये दोनों एक प्रकार से आयनिक यौगिक का निर्माण करते हैं। तो आपने देखा कि सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, इसलिए इसके ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2 8, और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इसलिए इसके ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2 8 8। आइए दूसरे उदाहरण के द्वारा हम आयनिक बंध को समझते हैं। तो बात करते हैं हम मैग्नीशियम ऑक्साइड की, MgO। तो मैग्नीशियम जिसका परमाणु क्रमांक होता है 12, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 2, इसके बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है। तो हम 2 डॉट के थ्रू इलेक्ट्रॉन को दिखा सकते हैं। चूंकि बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है इसलिए इसकी संयोजकता भी 2 है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके अष्टक को प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट साइड ये 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया है और इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज हो गए हैं और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया है 2 8। चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ इसलिए हम बैलेंस करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को लिख देते हैं। वही बात करते हैं हम ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का हम सभी जानते हैं परमाणु क्रमांक होता है 8। यदि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो आएगा 2 6। तो इसके बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हम डॉट के थ्रू 6 इलेक्ट्रॉन को दिखा सकते हैं। तो इसके बाहरी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसकी संयोजकता 2 है। क्यों? क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो ये क्या करेगा, मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर 2 निगेटिव चार्ज बना लेगा। तो इस तरह से मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन देता है और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेता है और इस प्रकार से बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हमेशा याद रखिएगा पॉजिटिव और निगेटिव दोनों की संख्या हमेशा बराबर होती है। आइए चलते हैं हम अगले टॉपिक की ओर और बात करते हैं विद्युत संयोजी यौगिकों की विशेषताओं के बारे में। तो जितने भी विद्युत संयोजी यौगिक होते हैं वो क्रिस्टली ठोस होते हैं जिनमें कि आयन एक निश्चित 3D विन्यास के रूप में जुड़े रहते हैं। तो जब आप क्लास 12th में जाएंगे तो जब मैं आपको क्रिस्टली यौगिक पढ़ाऊंगा तो वहां पर ये टॉपिक आएगा। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि जितने भी विद्युत संयोजी यौगिक होते हैं वो क्रिस्टली ठोस के रूप में होते हैं। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि प्रत्येक क्रिस्टल में आयनों की संख्या निश्चित होती है और ये जो निश्चित संख्या होती है वो डिपेंड करती है कितने धन आवेश हैं, कितने ऋण आवेश है। यानी कि धन आवेश और ऋण आवेश की जो संख्या होती है वो बराबर होती है। यह आयन प्रबल बलों द्वारा आपस में बने रहते हैं जिसके कारण ये ठोस के अंदर गति नहीं कर पाते, यानी कि ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते। तो जितने भी आयनिक यौगिक के क्रिस्टली ठोस होते हैं वो आपस में बने रहते हैं क्योंकि इनमें जो बॉन्डिंग होती है वो प्रबल होती है, इसलिए ठोस रूप में पाए जाते हैं। आप सभी ने पढ़ा होगा क्लास 9th या 10th में, ठोस के अणुओं के मध्य एक प्रबल बंध कार्य करता है जिसके कारण वो आपस में जुड़े रहते हैं और वे गति नहीं करते। तीसरा पॉइंट है इनके गलनांक व कथनांक उच्च होते हैं, यानी कि इन्हें अगर हम गलाना चाहें, पिघलाना चाहें या वाष्प में बदलना चाहें तो उसके लिए हमें अत्यधिक ताप की आवश्यकता पड़ेगी। क्यों पड़ेगी? जाहिर सी बात है अणुओं के बीच जो बॉन्डिंग है वो बहुत अधिक है, तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें अधिक ऊर्जा चाहिए, यानी कि अधिक ताप की जरूरत होगी, इसलिए इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। चौथा पॉइंट है विद्युत संयोजी यौगिक ध्रुवीय विलायकों में विलेय जबकि अध्रुवीय विलायकों में अविलेय होते हैं। तो ध्रुवीय विलायक क्या होते हैं, अध्रुवीय विलायक क्या होते हैं, आगे चैप्टर में हम लोग जानेंगे। यहाँ पर मैं आपको ध्रुवीय विलायक का उदाहरण बता दे रहा हूँ। जल एक ध्रुवीय विलायक है। अब क्यों है, आगे हम इसका रीजन जानेंगे। पांचवा और आखिरी पॉइंट है ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक
विद्युत के कुचालक होते हैं, जबकि विलयन में इसके आयन गति करते हैं, जिसके कारण ये विद्युत के सुचालक होते हैं। अब मैं आपको उदाहरण के थ्रू समझा देता हूँ। जैसे NaCl है, तो ये ठोस रूप में है, तो इसमें से करंट नहीं जाएगा, मतलब ये विद्युत का कुचालक होगा। लेकिन अगर हम इसे पानी में घोल दें, यानी कि इसका एक विलयन बना लें, तो इसका जो विलयन होगा वो विद्युत का सुचालक होगा। तो जितने भी आयनिक यौगिक होते हैं वो ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, जबकि विलयन के रूप में ये विद्युत के सुचालक होते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का आयनिक बंध। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले बॉन्ड के साथ, यानी कि सहसंयोजक बंध के साथ। और उस वीडियो में हम जानेंगे सहसंयोजक बंध क्या होता है, वो कितने प्रकार के होते हैं और उसके बनने के लिए क्या कंडीशन है।